मित्रों, आप सबका स्वागत है आपके अपने इस चैनल में जिसका नाम है हिंदी के सितारे यानी इंस्पिरेशन। इसके पहले वीडियो में हमने संधि और स्वर संधि के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त की। आज हम इस वीडियो में व्यंजन संधि को पढ़ने वाले हैं। व्यंजन संधि के सारे नियमों की चर्चा आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं, तो इस वीडियो को अंत तक देखना ना भूलें। व्यंजन संधि किसे कहते हैं उसको समझ करके हम व्यंजन संधि के नियमों की चर्चा करने वाले हैं। यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करके आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन प्राप्त करें। व्यंजन संधि व्यंजन से स्वर अथवा व्यंजन के मेल से उत्पन्न विकार को व्यंजन संधि कहते हैं। जब हमने संधि प्रकरण की शुरुआत की तब हमने देखा कि दो वर्णों के बीच होने वाले मेल को और उससे होने वाले परिवर्तन को संधि कहते हैं। स्वर संधि के इसमें चर्चा की कि दो स्वरों का जब मेल होता है तब उसे स्वर संधि कहते हैं। और आज हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं व्यंजन से स्वर का मेल अथवा व्यंजन का व्यंजन से जो मेल होता है और उससे जो उत्पन्न विकार होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। ऐसा भी कह सकते हैं एक व्यंजन के दूसरे व्यंजन अथवा स्वर से होने वाले मेल को व्यंजन संधि कहते हैं। यहां पर ध्यान से देखिए, आपको यह समझ में आ जाएगी बात कि दिक् अधिक अंबर, दिग, इसमें दिक् में क व्यंजन है और आगे के शब्द में अ यह स्वर है। इन दोनों के मेल से शब्द बना दिगंबर। दिक् जमा गज शब्द बना दिग्गज। इसी प्रकार जगत जमा ईश जगदीश। इन उदाहरणों के माध्यम से हमें यह बात समझ में आ गई कि व्यंजन संधि में व्यंजन का मेल व्यंजन से होता है या व्यंजन का मेल स्वर से होता है और उससे उत्पन्न विकार उसे ही संधि व्यंजन संधि कहते हैं। अब इस व्यंजन संधि को समझने से पहले हमें वर्णों के वर्गों को समझना अत्यंत आवश्यक है। इस वीडियो को अंत तक देखिए, आपको व्यंजन संधि पूर्ण रूप से समझ में आ ही जाएगी। देखिए, क छ ट त प इस प्रकार 5 वर्ग किए गए हैं वर्णों के, और यह जो वर्णों का समूह है उसका जो पहला अक्षर है, पहला जो वर्ण है, इसके आधार पर इस वर्ग का नाम दिया गया है। क पहला वर्ण है इसलिए क वर्ग। इसमें वर्ण कौन कौन से आते हैं? 5 वर्ण आते हैं, क ख ग घ ङ। छ वर्ग च छ ज झ य। ट वर्ग ट ठ ड ढ ण। त वर्ग त थ द ध न। प वर्ग प फ ब भ म। ये इस वर्ग में हम देखते क वर्ग में क पहला वर्ण, ख दूसरा वर्ण, ग तीसरा वर्ण, घ चौथा वर्ण और ग पांचवा वर्ण। ये जो 5वें वर्ण होते हैं वे अनुनासिक होते हैं। अनुनासिक हमने वर्ण विचार इस पाठ में इस अनुनासिक की चर्चा की है। इसमें कोई शंका हो तो आप वर्ण विचार यह वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। व्यंजन संधि का पहला नियम, जब किसी वर्ग के पहले वर्ण कौन कौन से हैं? क च ट त और प का मेल किसी वर्ग के तीसरे या चौथे वर्ण से होता है या फिर य र ल व ह से हो जाए या किसी स्वर से हो जाए तो पहले वर्ण को तीसरा वर्ण हो जाता है या पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन हो जाता है। जैसे क हो तो उसका ग में परिवर्तन होगा, च हो तो उसका ज में परिवर्तन होगा, ट हो तो उसका ड में परिवर्तन होगा, त हो तो उसका द में परिवर्तन होगा और प हो तो उसका ब में परिवर्तन हो जाता है। इसको और विस्तार से हम उदाहरणों के माध्यम से समझेंगे। इस वीडियो की विशेषता है कि बहुत सारे उदाहरणों के माध्यम से इस संधि को हम पढ़ने वाले हैं। तत् जमा रूप तद्रूप। यहाँ पर त यह वर्ग का पहला वर्ण है और उसके बाद य र ल व ह में से र आया है, इसलिए त का तीसरा वर्ण त थ द में परिवर्तन हो जाएगा, इसलिए रूप बनेगा तद्रूप। यहाँ पे तत् त का द बना और रू उसमें मिल गया तो बन गया तद्रूप। अब देखिए क का ग में परिवर्तन, वाक जमा ईश। क का तीसरा वर्ण क्या आएगा? क ख ग।
तो क का बनेगा ग और इसमें दीर्घ ही मिल जाएगा तो शब्द बनेगा वागीश। दिक जमा अंबर, क का फिर से तीसरा वर्ण ग बन गया और शब्द बना दिगंबर। दिक जमा गज, दिग्गज। वाक जमा दान, वागदान। दिक जमा दर्शन, दिग्दर्शन। अब देखिए ट का ड में परिवर्तन। ट का तीसरा वर्ण क्या है? ट ठ ड। ट वर्ग का तीसरा वर्ण आएगा ड। षट जमा आनंद, षडानंद। षट जमा यंत्र, षडयंत्र। षट जमा दर्शन, षड दर्शन। षट जमा रिपु, षड रिपु। अब देखिए त का द में परिवर्तन। फिर से कुछ उदाहरण। जगत जमा ईश, जगदीश। तत् जमा अनुसार, तदनुसार। अप जमा ईंधन, अब ईंधन। यहां पर देखिए प वर्ग का ब में परिवर्तन, तीसरा वर्ण हुआ। सत जमा आशय, सदाशय। तत् जमा अनंतर, तदनंतर। उत जमा घाटन, उद्घाटन। अब देखिए प का ब में परिवर्तन। अप जमा ज, अब्ज। अप जमा ईंधन, अब ईंधन। अप जमा द, अब्द। इस प्रकार से यह पहला नियम हुआ जिसमें हमने पढ़ा वर्ग के पहले वर्ण को तीसरा वर्ण हो जाता है। अगला देखिए दूसरा नियम क्या कहता है। यदि वर्ग के पहले वर्ण अर्थात क च ट त प के बाद यदि न या फिर म आए तो क च ट त प अपने वर्ग के पंचम वर्ग में, जैसे क का ग बनेगा, च का य बनेगा, ट का न बनेगा, त का न बनेगा तथा प का म बनेगा। उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे कि वाक जमा मैं बना वांग मैं। अब यहाँ पर देखिए क वर्ग का पांचवा वर्ण क्या है? क ख ग घ ग। तो इसलिए ग में परिवर्तन हुआ और शब्द ना वांग में। ये जो वर्ण होता है इसका उच्चारण बनता है ग। अप जमा मैं, अम मैं। प का पंचम वर्ण क्या है? प फ ब भ म। तो म में परिवर्तन हुआ और शब्द बना अम्मय। षट जमा मार्ग, शरण मार्ग। क्योंकि ष्ट जिस वर्ग का वर्ण है उसका पंचम वर्ण ण आता है। ट ठ ड ढ ण। जगत जमा नाथ, जगन्नाथ। क्योंकि त का पंचम वर्ण न होता है। उत जमा नति, उन्नति। षट जमा मास, षणमास। इस प्रकार इस नियम में हमने पढ़ा वर्ग के पहले वर्ण के बाद यदि न या म हो तो उसी वर्ग के पंचम वर्ण में परिवर्तन हो जाता है। उदाहरणों को और विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे देखिए दिक जमा मंडल, दिग्मंडल। वाक जमा मैं, वांग मैं। प्राक जमा मुख, प्रांग मुख। अब देखिए ट का न में परिवर्तन। षट जमा मूर्ति, षण मूर्ति। षट जमा मुख, षण्मुख। षट जमा मास, षण्मास। त का न में परिवर्तन। उत जमा मूलन, उन्मूलन। उत जमा नति, उन्नति। जगत जमा नाथ, जगन्नाथ। अब बढ़ते हैं तीसरे नियम की ओर। तीसरा नियम क्या कहता है? यदि म के बाद कोई व्यंजन वर्ण आए तो म का अनुस्वार हो जाता है या वह बाद वाले वर्ग के पंचम वर्ण में भी बदल सकता है। जैसे अहम जमाकार, अहंकार। यहां पर देखिए म का अनुस्वार के रूप में ऊपर चला गया, बिंदी के रूप में ऊपर चला गया। किम जमा चित, किंचित। पम जमा चम, पंचम। सम जमा गम, संगम। इस प्रकार इस म का अनुस्वार के रूप में परिवर्तन हो गया। और उदाहरणों के माध्यम से समझते हैं। म का क ख ग घ ङ के साथ मिलन होने पर क्या परिवर्तन होता है? सम जमा कल्प, संकल्प। सम जमा ख्या, संख्या। सम जमा गम, संगम। शम जमा कर, शंकर। म का यदि च छ ज झ य के साथ मिलन हो जाए तो क्या होगा? सम जमा जीवन, संजीवन। सम जमा चय, संचय।
किम जमा चित किंचित। यदि म का ट ठ ड ढ न के साथ मिलन हो जाए तो दम जमा ड दंड, खम जमा ड खंड। अब म का त थ द ध न के साथ मिलन हो जाए तो सम जमा देह संदेह, सम जमा तोष संतोष। यदि म का प फ ब भ म के साथ मिलन हो जाए तो सम जमा पूर्ण संपूर्ण, सम जमा भव संभव। इस प्रकार इन नियमों से हमें समझ में आया कि म के बाद यदि कोई वर्ण आ जाए तो म का अनुस्वार बन जाता है। बिल्कुल सही। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, अगले नियम की चर्चा करते हैं। नियम चौथा, यदि त द के बाद ल रहे तो त द ल में बदल जाते हैं, और न के बाद यदि ल रहे तो न का अनुनासिक के बाद ल हो जाता है। जैसे उत जमालास उल्लास, महान जमालास महान लास। यहाँ पर देखिए न ज्यों का त्यों अनुनासिक के रूप में ऊपर चला गया, और लाभ आगे ल में एक अन्य ल और मिल गया, उसका द्वित्व हुआ, लेकिन अनुस्वार जैसे के वैसे अनुनासिक के रूप में ऊपर दिखाई देता है। यहाँ पर न अनुनासिक के रूप में ऊपर चला गया। तत् जमालीन तल्लीन, विद्युत जमा लेखा विद्युल्लेखा। इस प्रकार इस नियम से यह सिद्ध हुआ कि यदि त द के बाद ल रहे तो उस ल से पहले और एक ल जुड़ जाता है। अब बढ़ते हैं पांचवें नियम की ओर। पांचवा नियम देखिए क्या कहता है। स्वर के साथ छ का मेल होने पर छ के स्थान पर छ हो जाता है, अर्थात छ से पहले च जुड़ जाता है। ऐसा भी कह सकते हैं कि यदि स्वर के साथ छ का मेल होने पर उस छ से पहले च जुड़ जाता है। उदाहरणों के माध्यम से जान लीजिए। परि जमा छेद परिच्छेद, शाला जमा छादन शालाच्छादन, आ जमा छादन आच्छादन। इस प्रकार हमने देखा कि छ से पहले च जुड़ गया। कब? जब उसके पहले स्वर हो, अर्थात तो स्वर के साथ छ का मेल हो जाए तो छ से पहले च जुड़ जाता है। और एक उदाहरण देखिए, अनु जमा छेद अनुच्छेद। अगला नियम, छठा नियम, यदि वर्गों के अंतिम वर्णों को छोड़ शेष वर्णों के बाद ह आए तो ह पूर्व वर्ण के वर्ग का चतुर्थ वर्ण हो जाता है, और ह के पूर्व वाला वर्ण अपने वर्ग का तृतीय वर्ण बन जाता है। उदाहरणों से समझने पर यह नियम बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। देखिए, उत जमा हत उद्धत। क्या कहा गया? यदि वर्गों के अंतिम वर्णों को छोड़कर, मतलब ग य ड न म नहीं आएंगे, उसके अलावा जो वर्ण आएंगे उस वर्णों के बाद यदि ह आ जाए, जैसे कि यहाँ पर देखिए त है, अर्थात पांचवा वर्ण नहीं है, उसके बाद ह आया, और ऐसी सिचुएशन, ऐसी परिस्थिति में ह पूर्व वर्ण के वर्ग का चतुर्थ वर्ण, मतलब देखिए ह पूर्व वर्ग के, पूर्व वर्ग क्या है? त, इसका चतुर्थ वर्ण बनेगा। त थ द ध, मतलब ह किस रूप में बदल जाएगा? ध के रूप में बदल जाएगा। और आगे बताया, ह के पूर्व वाला वर्ण, अर्थात ह के पहला वर्ण कौन सा है? त है। तो यह जो त है वह अपने वर्ग का तृतीय वर्ण बनेगा। त इस वर्ग का तृतीय वर्ण क्या है? त थ द, मतलब त बदल जाएगा द में और ह बदल जाएगा ध में, तो शब्द बनेगा उद्धत। क्योंकि त का बना द और ह का बना ध, तो दोनों मिलकर के ध बना, तो शब्द बन गया उद्धत। उत जमा हार उद्धार, वाक जमा हरी वाघरी, उत जमा हरन उद्धरण। यहाँ पर देखिए त द में बदल गया और ह ध में बदल गया, शब्द बन गया उद्धरण। तत जमा हित तद्धित, पद जमा हति पद्धति, उत जमा हार उद्धार। इस प्रकार हमने इस छठे नियम को समझा। अब बढ़ते हैं सातवें नियम की ओर। सातवां नियम कहता है, त या द का मेल च या छ से होने पर त या द के स्थान पर च हो जाता है। त या द का मेल ज या झ से होने पर ज हो जाता है। ट या ठ से होने पर उसका
उसका ट बन जाता है। इसी त या द का मेल ड या ढ से होने पर उसका ड बन जाता है। और यदि ल के साथ त या द का मेल हो जाए तो उसका ल हो जाता है। देखिए उदाहरणों के माध्यम से आपको नियम बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। जगत जमा छाया, जगत छाया, मतलब यदि त या द का मेल च या छ से हो जाए, यहाँ पर छ है तो त के बाद छ आया, इसलिए उसका जो परिवर्तन होगा वो त या द के स्थान पर च हो जाएगा। तो जैसे कि जगत छाया तो त का बन गया छ, जगत जमा छाया और शब्द बना जगत छाया। उत जमा आचारण, उच्चारण। अब देखिए च या छ हो तो भी च ही बनेगा, तो इसलिए छ है तो भी यहाँ पर उस त का च बन गया और जिस कारण से उदाहरण बना उच्चारण। सत जमा जन, सज्जन। च छ आ जाए तो च बनेगा और यदि ज या झ आ जाए तो उसका ज बनेगा। सत जमा जन, सज्जन, त का ज बन गया। और यदि त या द के बाद ल आ जाए तो उसका ल ही बनेगा, इसलिए तत जमा लीन, तल्लीन। अगला नियम समझते हैं, 8वां नियम। त या द का मेल श से होने पर त या द के स्थान पर च और श के स्थान पर छ हो जाता है। यहाँ पर उत्श्वास, उत जमा श्वास, त या द के बाद श आने पर क्या परिवर्तन होगा? उत त के जगह पर च बनेगा और श के जगह पर छ बनेगा, इसलिए शब्द बना उच्छ्वास। सत जमा शास्त्र, सच्छास्त्र। यहाँ पर भी त का च हुआ और श का छ बन गया और शब्द बन गया सच्छास्त्र। नियम 9। इस नियम में देखिए क्या कहा गया है। जब ऋषि का री, र और श के बाद न, नल का आने पर उसे ण हो जाता है। च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, श और स आए तो न का न नहीं होता है। देखिए दोनों बातें बताई कि यदि जब री ऋषि का र और श के बाद नल का न आ जाए तो उसे ण हो जाता है, बाण का न। और यदि च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और श या स आ जाए तो उस न को न ही रहता है, ण नहीं होता है, अर्थात बाण का न नहीं होता है। देखिए यदि ऋषि के री के बाद न नल का आ जाए तो ण हो जाएगा, तो शब्द बन गया री जमा न ऋण, भूष जमा न भूषण। इस प्रकार से हमने इस नियम को समझा। अब अगला अंतिम नियम पढ़ने वाले हैं हम। ह्रस्व स्वर के बाद आने वाले र के बाद यदि र हो तो ह्रस्व स्वर का दीर्घ होकर पहले र का लोप हो जाता है, अर्थात वह चला जाता है, वह गायब हो जाता है। देखिए जैसे निर्जमा रव, नीरव। यहाँ पर देखिए र के बाद फिर र आया और यहाँ पर ह्रस्व स्वर है, तो नियम कहता है इस ह्रस्व स्वर को दीर्घ स्वर हो जाएगा। जैसे कि आपने उदाहरण में देखा नीरव बना और पहले र का लोप हो गया, अर्थात वह गायब हो गया, तो शब्द बन गया नीरव। आगे देखिए और एक उदाहरण। नीर जमा रस, नीरस। नीर जमा रोग, निरोग। यहाँ पर इन पहले र का लोप हो गया और पहले ह्रस्व स्वर को दीर्घ स्वर बन गया। इस प्रकार हमने व्यंजन संधि के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त की। आशा करता हूं आपको यह जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी, यह संधि आपको समझ में आई होगी। तो चलिए अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।